Assalamu alaikum dear students. Today's topic of discussion is on electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर NADH और FADH की ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन के नतीजे से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट कम्प्लेक्सेस से गुजारा जाता है ताकि ATP की प्रोडक्शन हो सके। सो NADH और FADH की ऑक्सीडेशन के ज़रिए से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से एनर्जी रिलीज़ होती है और एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से ATP की सिंथेसिस होती है। सो ATP की सिंथेसिस के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने से पहले हम प्रीवियस जो लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही रिलेटेड है, हम उसका ओवरव्यू पहले पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस किया था। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिले और 2 ATP की जनरेशन हुई। ATP जो है हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए से मिला था। सबस्ट्रेट हम यहाँ पर ग्लूकोज को कह रहे हैं, यानी कि जो फूड है वो सबस्ट्रेट है, और फॉस्फोरिलेशन हम फॉस्फेट की अटैचमेंट को कहते हैं। सो फॉस्फेट की अटैचमेंट या फिर फॉस्फोरिलेशन ATP की फॉर्मेशन को भी कहा जाता है। सो ATP की फॉर्मेशन जहाँ पर होती है उस प्रोसेस को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। सो यहाँ पर ATP की जो नेट गेन थी वो हमें 2 ATP मिले और 2 NADH प्लस H आयंस मिले थे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए मिले थे, उन 2 पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हुई थी और पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स थे, इस वजह से ऑक्सीडेशन भी 2 बार होगी। एक पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के ज़रिए से हमें 1 NADH मिला था और ये प्रोसेस ट्वाइस होगा तो 2 NADH प्लस H आयंस जो हैं वो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से हमें मिले थे। और फिर उसके बाद क्रैब साइकिल का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। क्रैब साइकिल भी 2 बार होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के नतीजे में एसिटाइल कोएंजाइम A के 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे। सो एक क्रैब साइकिल के नतीजे में हमें 3 NADH प्लस H आयंस मिलते हैं और ये प्रोसेस 2 बार होता है तो हमें 6 NADH प्लस H आयंस मिले थे। और FADH भी सेम इसी तरह, एक क्रैब साइकिल के नतीजे में एक FADH2 मॉलिक्यूल मिला था और ये 2 बार होगा तो इट मीन्स के 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स मिले। उसके बाद एक ATP एक क्रैब साइकिल के ज़रिए मिला और ये क्रैब साइकिल 2 बार होगा तो 2 ATP मिले और 2 ATP भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए से हमें मिले थे। तो टोटल हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से 4 ATP थे, 2 ग्लाइकोलिसिस से और 2 क्रैब साइकिल के ज़रिए। बाकी ATP प्रोड्यूस हमने करना है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइज करना है ताकि हमें ATP मिल सके। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनल फोल्डिंग्स होती हैं जिसे हम क्रिस्टी भी कहते हैं। इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो फ्लूइड होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। सो मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्रैब साइकिल और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस होगा वो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिनको हम कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं। सो 4 प्रोटीन कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे। हम इनको कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर कम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, इस वजह से हम इनको कम्प्लेक्सेस कहते हैं। सो 4 कम्प्लेक्सेस होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर 1 के अंदर फ्लेवोप्रोटीन होते हैं और आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद यूबिक्विनोन है जिसे हम क्यू से शो करते हैं। ये कम्प्लेक्स नहीं होते, ये कोएंजाइम होते हैं जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, यानी कि ये मूवेबल होते हैं। कम्प्लेक्सेस बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, मेम्ब्रेन में फिक्स्ड होते हैं, जबकि जो कोएंजाइम्स हैं ये मूवेबल होते हैं। कम्प्लेक्स 2 इसके बाद आ जाता है। कम्प्लेक्स 2 जो है उसके अंदर आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जस्ट। और ये बात याद रहे कि कम्प्लेक्स 2 सिर्फ और सिर्फ FADH2 की ऑक्सीडेशन के लिए होते हैं, जबकि कम्प्लेक्स 1 के अंदर NADH की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है और कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 यूबिक्विनोन के साथ कनेक्टेड होते हैं। और कम्प्लेक्स 3 के अंदर साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम C के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोक्रोम क्या है? साइटोक्रोम बेसिकली सेल्यूलर पिगमेंट्स होते हैं। साइटो मीन्स सेल एंड क्रोम मीन्स पिगमेंट्स।
सो साइटोक्रोम सी भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ये भी मूवेबल होते हैं और यूबिक्विनोन भी मूवेबल होते हैं। ये बेसिकली हीम प्रोटीन्स होते हैं। हीम हम आयरन को कहते हैं और आयरन की यहाँ पर वैलेंसी चेंज होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद। सो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं और रिड्यूस होते हैं। Fe2 को हम फेरस कहते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं और फिर रिड्यूस हो जाते हैं। और सेम इसी तरह फेरिक आयंस होते हैं, Fe+3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो आयरन है इनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यूसली करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, फिर दे देते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं। सो ये हीम प्रोटीन्स इनके साइटोक्रोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कम्प्लेक्स 4 मॉलिक्यूल के अंदर साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगी, जबकि इस मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन जो होता है वो मैट्रिक्स का होता है। सो ये अंदर वाला पोर्शन है और ये इसका मेम्ब्रेन का पोर्शन है। सो कम्प्लेक्स 1 के साथ जो है वो ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। NADH की ऑक्सीडेशन होती है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं और 2 हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ होते हैं। सो ये जो मेम्ब्रेन के अंदर इनकी चेन है और मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर वाला पोर्शन जो होता है वो मैट्रिक्स का होता है। सो मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर जाते हैं कम्प्लेक्स 1 की तरफ। पहले कम्प्लेक्स के अंदर जो एंजाइम यूज़ होता है वो NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं। डिहाइड्रोजनेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर NADH की ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस हुए हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। सो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लेक्स 1 में एंटर होंगे तो यहाँ पर फ्लेवोप्रोटीन्स होंगे जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद फ्लेवोप्रोटीन रिड्यूस हो जाएंगे। और जैसे ही ये फ्लेवोप्रोटीन रिड्यूस होंगे तो ये पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर प्रोटीन की तरफ भेज देंगे और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और आयरन सल्फर प्रोटीन रिड्यूस हो जाएंगे। इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एक्सेप्ट करेगा। सो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन ज़रूरी है और यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी जैसे ही ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। फिर आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो हैं वो उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन के अंदर दे देंगे और यूबिक्विनोन जो है वो यहाँ पर कम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट करेंगे। जो कम्प्लेक्स 2 है उसे FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर FADH की ऑक्सीडेशन हो रही है। इस वजह से हम जो एंजाइम यूज़ करेंगे यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा और FADH के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम्प्लेक्स 2 के अंदर आएंगे और आयरन सल्फर प्रोटीन इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और फिर एक्सेप्ट करने के बाद इन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन को देंगे। यूबिक्विनोन से ये पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लेक्स 3 में ट्रांसफ़र होंगे और कम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स एंजाइम्स जो हैं वो कैटेलाइज करेंगे। साइटोक्रोम डिहाइड्रोजनेज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगी वो साइटोक्रोम B की होगी सबसे पहले, इस वजह से हम यहाँ पे साइटोक्रोम डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स कह रहे हैं। सो साइटोक्रोम B पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होंगे और फिर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे आयरन सल्फर प्रोटीन को और फिर आयरन सल्फर प्रोटीन्स पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C1 को देंगे एंड देन यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाएंगे साइटोक्रोम C की तरफ। साइटोक्रोम C के बाद जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कम्प्लेक्स 4 की तरफ। कम्प्लेक्स 4 को हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो साइटोक्रोम A3 होगा यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और आगे ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। इस वजह से हम इसे जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स एंजाइम होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करेंगे साइटोक्रोम A, ये दे देंगे साइटोक्रोम A3 की तरफ और साइटोक्रोम A3 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे देंगे। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा वो यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो मैट्रिक्स के अंदर होगा और 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा साइटोक्रोम A3 से, यानी कि कम्प्लेक्स 4 से, और हाइड्रोजन आयंस जो है वो मैट्रिक्स में वैसे ही होंगे। सो 2 हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो आकर अटैच होंगे। सो इस तरह से ये न्यूट्रल हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करते जाएंगे उनकी एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी को ATP में कन्वर्ट किया जाएगा और वो ATP जो है वो हम काउंट करेंगे लास्ट में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कितने ATP जनरेट हुए हैं। सो इसके बाद एक और डायग्राम है जिसके ज़रिए से केमी ऑस्मोसिस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।
ये डायग्राम जस्ट मॉडिफिकेशन है प्रीवियस डायग्राम की। सो इस डायग्राम के ज़रिए हम केमियोस्मोसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और केमियोस्मोसिस के प्रोसेस में एटीपी की सिंथेसिस होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इन कम्प्लेक्सेस से गुजरते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी एटीपी की सिंथेसिस में यूज़ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है जिसे हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड की बायलेयर से बना है और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होता है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स का पोर्शन होता है जो कि मैट्रिक्स का पोर्शन यहाँ पर शो किया गया है। केमियोस्मोसिस का मतलब यहाँ पर केमी मीन्स केमिकल्स एंड ऑस्मोसिस मीन्स डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की डिफ्यूजन होगी जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। इस वजह से हम इस प्रोसेस को केमियोस्मोसिस का प्रोसेस कहते हैं। जबकि इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH2 है। NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन के नतीजे में ATP की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पर, जिसे हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। सो फॉस्फोरिलेशन इज़ द एडिशन ऑफ फॉस्फेट आयन इनटू ADP देन सिंथेसिस ऑफ ATP। सो फॉस्फोरिलेशन का मतलब ATP की फॉर्मेशन है। सो ऑक्सीडेशन के नतीजे में फॉस्फोरिलेशन हो रही है, इस वजह से हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कह रहे हैं। NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल्स क्रैब साइकिल से रिड्यूस होकर आते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास और यहाँ पर NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन होती है, जिसके नतीजे में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन कम्प्लेक्सेस से गुजर कर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके और 2 हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जबकि NAD और FAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में दोबारा से क्रैब साइकिल की तरफ जाते हैं रिड्यूस होने के लिए। बाकी 2 हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मैट्रिक्स के अंदर इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है तो ये हाइड्रोजन आयंस जो है वो पंप कर दिए जाते हैं इन कम्प्लेक्सेस के ज़रिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इन कम्प्लेक्सेस के ज़रिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन से एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी जो है हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग में यूज़ की जाती है ताकि हाइड्रोजन आयंस को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में शिफ्ट किया जा सके। कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4 के ज़रिए हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग हो जाती है, जबकि कम्प्लेक्स 2 के ज़रिए नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर यूबिक्विनोन कोएंजाइम Q है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग नहीं हो सकती। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इंक्रीज़ हो जाता है, हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट बन जाता है और ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इन कम्प्लेक्सेस के ज़रिए दोबारा से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं आ सकते। सो यहाँ पर एक ही रास्ता होता है हाइड्रोजन आयंस की डिफ्यूजन के लिए और यहाँ पर प्रोटॉन पंप होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट F0 पार्ट कहलाता है जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ होता है और सेकंड पार्ट इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि F1 पार्ट होता है, जिसके ज़रिए से हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग होती है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज़ इन होंगे और प्रोटॉन पंप के ज़रिए पंप किए जाएंगे। इस पंप के अंदर ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग से एनर्जी रिलीज़ होती है यहाँ पर और वो एनर्जी जो है वो फॉस्फेट आयन की एडिशन में यूज़ की जाती है और जैसे ये फॉस्फेट आयन की एडिशन ADP के अंदर होती है तो ATP की फॉर्मेशन हो जाती है ATP सिंथेटेज एंजाइम के ज़रिए। सो यहाँ पर इस एंजाइम के ज़रिए ATP की फॉर्मेशन हो रही है। ये बात आपको याद रखना है कि ATP की फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रही, ATP की फॉर्मेशन कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 3 एंड कम्प्लेक्स 4 के ज़रिए भी हो रही है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है एक NADH की ऑक्सीडेशन से हमें 3 ATP मिलते हैं और एक FADH2 की ऑक्सीडेशन से हमें 2 ATP मिलते हैं। आपको ये बात याद रखना है कि जहाँ जहाँ से प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी वहाँ पर ATP सिंथेटेज एंजाइम होंगे जो कि ATP की फॉर्मेशन में
यूज़ हो रहे होंगे। सो ये जो एंजाइम है एटीपी सिंथेटेज, ये एंजाइम जो है वो प्रोटॉन पंप के अंदर होते हैं और प्रोटॉन पंप्स जो हैं वो कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 3 एंड कम्प्लेक्स 4 में होते हैं। यहाँ पर एक NADH की ऑक्सीडेशन के नतीजे में 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि ATP की फॉर्मेशन में यूज़ की जाएगी। यहाँ पर एक ATP की सिंथेसिस हो जाएगी। यही 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 3 से गुजरेंगे तो यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन होगी और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम्प्लेक्स 4 से गुजरेंगे तो यहाँ पर एक ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इट मीन्स कि 3 ATP बन रहे हैं एक NADH की ऑक्सीडेशन से, जबकि एक FADH2 के मॉलिक्यूल से 2 ATP बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक FADH2 मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम्प्लेक्स 3 से गुजरेंगे तो यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन होगी, एक ATP की फॉर्मेशन होगी। फिर यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम्प्लेक्स 4 से गुजरेंगे तब भी यहाँ पर एक ATP की फॉर्मेशन होगी, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 कम्प्लेक्सेस से गुजर रहे हैं, कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4 से, जिसके ज़रिए से 2 ATP जनरेट हो रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि FADH2 के मॉलिक्यूल से 2 ATP जनरेट हो रहे हैं और NADH की ऑक्सीडेशन से 3 ATP जनरेट हो रहे हैं, यानी कि कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 3 एंड कम्प्लेक्स 4 के ज़रिए। अब हम ATP को सम अप करेंगे। केमियोस्मोसिस के प्रोसेस में NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन से जितने ATP बने और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में जितने ATP बने हैं, ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें 2 ATP मिले थे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में और क्रेब्स साइकिल के नतीजे में हमें 2 ATP मिले थे। केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर यहाँ पर 2 NADH हमें ग्लाइकोलिसिस से मिले और आप लोगों को मालूम है कि एक NADH की ऑक्सीडेशन से 3 ATP मिलते हैं, तो हम 2 NADH को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 ATP मिलने चाहिए, बट यहाँ पर 2 ATP यहाँ पर माइनस कर दिए जाएंगे और टोटल 4 ATP मिलेंगे हमें ग्लाइकोलिसिस के NADH से। क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और सेल साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाने के लिए यहाँ पर 2 ATP यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ATP यूज़ होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं और 2 ATP माइनस कर दिए तो 4 ATP बच गए। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के अंदर 2 NADH बने और ये 2 NADH को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल 6 ATP मिलेंगे। क्रेब्स साइकिल के नतीजे में हमें 6 NADH मिले। 6 NADH को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ATP मिलेंगे। 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें क्रेब्स साइकिल से मिलते हैं और आप लोगों को मालूम है एक FADH की ऑक्सीडेशन से हमें 2 ATP मिलते हैं, तो हम 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स को हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ATP मिलेंगे। तो टोटल केमियोस्मोसिस के प्रोसेस में हमें 32 ATP मिले। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में हमें 4 ATP मिले। 4 को 32 के साथ प्लस करेंगे तो 36 ATP हमें नेट गेन मिलेगा। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।